Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your places. Okay, so our today agenda or today's motive to explain not a particular answer, but I really would like to explain what is actually the meaning of your subject name, that is Organization of Commerce and Management, that is OCM. करेक्ट स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। कोई पर्टिकुलर चैप्टर हम नहीं ले रहे हैं ओसीएम सब्जेक्ट का, ठीक है। हम क्या एक्सप्लेन करेंगे आज, पहले हम ओसीएम का मीनिंग देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ओसीएम का मीनिंग देखने या ओसीएम के मीनिंग के लिए एक लेक्चर कंडक्ट करने का क्या मतलब है या क्या मोटिव है, करेक्ट। आपको भी ऐसा अजीब लग रहा होगा कि भाई ये लेक्चर में ऐसा क्या है, ओसीएम तो सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट के नाम से हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो स्टूडेंट, अगर हम सब्जेक्ट के नाम या स्ट्रीम को देखें तो जाहिर सी बात है कि हमने जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट की है ना, वो स्ट्रीम से रिलेटेड उसका सब्जेक्ट होगा और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उस सब्जेक्ट की कंटेंट होंगे। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, जब आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड पास किया होगा तब आपके माइंड में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, राइट। मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे इस स्ट्रीम में जाना है, मुझे ये करियर डिसाइड करना है, मुझे आगे ही करना है, करेक्ट। तो कुछ बच्चों ने, जैसे 3 मेन स्ट्रीम होती थी अब तक का, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने एज़ पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत सारे अच्छे चेंजेस लाए हैं। सो अब तक जो हम पढ़ाई कर रहे थे, मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है, आपने भी ऐसे ही पढ़ा है। आफ्टर 10th वी विल डिसाइड विच स्ट्रीम एक्चुअली वी वांटेड टू ज्वाइन, बिकॉज उसके बाद हमने जो भी करियर डिसाइड किया है वो सारे रास्ते उसी से होकर जाते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी किसी बच्चे ने टारगेट किया था कि मैं 10th में पास हो जाऊंगा, उसके बाद मैं साइंस लूँगा क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे साइंस मैथ्स का टीचर बनना है ना। तो कैसे उसने अपनी एक स्ट्रीम चूज़ की और उसके बेसिस पे वो अपने करियर को डिसाइड कर रहा था, है ना। इसी तरीके से कुछ बच्चों ने कॉमर्स सेलेक्ट किया होगा, तब भी उनके दिमाग में कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा। कुछ लोगों का ऐसा है कि हम ग्रेजुएट होके कहीं बैंक में या कोई इंस्टीट्यूशन में एज एन अकाउंटेंट काम करेंगे। कुछ लोगों का मोटिव होगा हम सीए बनेंगे, कुछ लोगों का मोटिव होगा हम कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, कुछ लोगों का मोटिव होगा हम एमबीए करेंगे, बीएमएस करेंगे। जो भी कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं, बच्चे के माइंड में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा। इसी तरीके से आर्ट्स, है ना। तो आर्ट्स को जो बच्चे सेलेक्ट करते होंगे उनको टीचर बनना होगा, या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, जैसे कोई लैंग्वेज पर, लिटरेचर पर उनको एक कमांड लेना होगा, है ना। तो ये सारी बातें तो हमको किस तरीके से हम लोग मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि भाई हमको आफ्टर 10th क्या करना है, और उसी के बेस पर, उसी के आधार पर, उसी की बुनियाद पर हम अपना आगे का करियर डिसाइड करते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले, अभी यहाँ पे ओसीएम क्यों और क्या मतलब है उसका, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई कि आप जो भी स्ट्रीम डिसाइड करते हो ना, तो आपका जो सब्जेक्ट होता है वो उस स्ट्रीम से अलग नहीं होता, है ना। और वो सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स होते हैं ना, उस सब्जेक्ट से अलग नहीं होते। मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। नाउ कम टू द ओसीएम का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ओसीएम के जो चैप्टर्स हैं वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट को रिलेट करते हैं और कैसे ओसीएम कॉमर्स को रिलेट करता है। हैव यू गॉट दैट? मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ। हम देखेंगे आज कि किस तरीके से जो सब्जेक्ट है OCM, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, किस तरीके से उसके जो चैप्टर्स है वो सब्जेक्ट को रिलेट करते हैं, और किस तरीके से जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रीम को रिलेट करता है, दैट इज़ कॉमर्स। हैव यू गॉट दैट? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? OCM। मैंने लिखा है नीचे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अगर आप देखो, मैंने कॉमर्स और मैनेजमेंट को हाईलाइट किया है, करेक्ट। मैंने आपको कहा था ना कि किसी भी स्ट्रीम का सब्जेक्ट उससे रिलेट करता है। तो यहाँ पर देखो रिलेशन दिखाई दे रहा है ना। हम कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और कॉमर्स वर्ड आया, है ना। तो पहले हमको कॉमर्स, जो हमने अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट की है, पहले हमको उसका मतलब पता होना चाहिए। दूसरी बात स्टूडेंट, OCM के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी 6 या 5th या 8 चैप्टर, पिछले लास्ट ईयर 8 चैप्टर्स थे, और अभी जितने भी चैप्टर्स हैं 6 या 7 चैप्टर्स, वो आधे बटे हुए हैं, आधे कॉमर्स में और आधे मैनेजमेंट में,
ठीक है, मतलब जो 2-3 चैप्टर्स हैं वो मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं और बाकी के चैप्टर्स किससे रिलेट करते हैं, कॉमर्स से, और कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेट करते हैं तो उसमें मैनेजमेंट और कॉमर्स दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको OCM का मीनिंग मालूम होने के लिए हमको सबसे पहले मीनिंग मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ एक्चुअली कॉमर्स। जब मैं बच्चों को पूछती हूँ ना स्टूडेंट कि कॉमर्स क्यों, आपने कॉमर्स स्ट्रीम क्यों सिलेक्ट की है, या व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स, तो बच्चों के जहन में एक ही चीज़ आती है, वो कहते हैं मैम बिजनेस। करेक्ट, बिजनेस है, लेकिन इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ द कॉमर्स। कॉमर्स सिर्फ बिजनेस नहीं है, कॉमर्स अपने आप में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करता है, अभी वो हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम कॉमर्स का मतलब देखते हैं। कॉमर्स का मतलब होता है स्टूडेंट ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड, मैंने वहाँ पे प्लस मेंशन किया है। प्लस का मतलब क्या होता है, उसके साथ में हम लोग कहते हैं ना ये उसके साथ में जमा है, जमा है मतलब उसके साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, जुड़ा हुआ है मतलब एंड मतलब और होता है, यहाँ पे मैंने एंड नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है, मतलब वो उसको छोड़ के हम अकेली चीज़ को कॉमर्स नहीं बोल सकते, हम सिर्फ ट्रेड को कॉमर्स नहीं बोल सकते, या हम सिर्फ एड्स टू ट्रेड को कॉमर्स नहीं बोल सकते। कॉमर्स का मतलब क्या है स्टूडेंट, ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। ठीक है, अच्छा एड का मतलब क्या होता है, एड का मतलब होता है हेल्प। क्या होता है, हेल्प। एड का मतलब हेल्प होता है। अभी हम वन बाय वन एक एक वर्ड की मीनिंग देखेंगे। पहले ट्रेड पर आते हैं। ट्रेड इज़ नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दी कमोडिटी और दी सर्विस और द गुड्स एंड सर्विसेज हम जिसे कहते हैं, है ना, जिस तरीके से गुड्स मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें गुड्स कहा जाता है, और सर्विसेज जो सर्विस, जैसे अभी टीचर है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, फीस चार्ज कर रहे हैं तो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, फीस ले रहा है। लॉयर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, फीस ले रहा है, वो भी उसका सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी उसका बिजनेस है ना। तो जब भी हम बिजनेस की या ट्रेड की बात करें, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ नॉट ओनली द प्रोडक्ट बट नॉट ओनली द गुड्स बट सर्विसेज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ट्रेड। ठीक है, सर्विसेज भी जो है वो ट्रेड का एक हिस्सा होती है। अच्छा, अब बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना, या अब हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं परचेज एंड सेल्स। ठीक है, अगेन खरीदना और बेचना। उसके बाद में यहाँ पर मैंने नीचे बिजनेस को मेंशन किया है। हाँ, कुछ बच्चे आमतौर पर बिजनेस कॉमर्स मतलब बिजनेस ऐसे कहते हैं मुझे, तो व्हाट इज़ एक्चुअली द मीनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस इज़ नथिंग बट प्रोडक्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। बिजनेस का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ की पैदावार करना, उसको बनाना, उसको प्रोड्यूस करना, और डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं। एक प्रोडक्ट मार्केट में कैसे आता है और कैसे कस्टमर्स तक पहुंचता है, वो सारी बातें बिजनेस में इंक्लूड होती है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट फैक्ट्री से बनने से लेकर कस्टमर के आने तक वो जिस प्रोसेस से गुजरता है, वो सारी बातें डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में आती हैं। तो बिज़नेस का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, उसके बाद में आते हैं एड टू ट्रेड पे। एड्स का मतलब मैंने आपको बताया है, हेल्प प्रोवाइड करना। हम लोग बोलते हैं ना फर्स्ट एड का बॉक्स। फर्स्ट एड मतलब जो फौरी मदद, पहला जो ट्रीट किया जाता है अगर कुछ हो जाए, कहीं कुछ इंजरी हो जाए, कहीं कुछ लग जाए, है ना, इस तरीके से। अच्छा, अब उसका मतलब मैंने नीचे लिखा है रिमूव डिफ़िकल्टीज़ फ्रॉम ट्रेड, और मैंने डिफ़िकल्टीज़ को हाईलाइट किया है। एड्स टू ट्रेड का मतलब होता है रिमूव डिफ़िकल्टीज़ फ्रॉम ट्रेड। रिमूव डिफ़िकल्टीज़, अभी आप बोलोगे मिस डिफ़िकल्टीज़ क्या होती है। स्टूडेंट, बिज़नेस जब हम स्टार्ट करते हैं या बिज़नेस की नींव रखते हैं या बिज़नेस की बुनियाद रखते हैं, तो हमको बहुत सारी चीज़ों का सामना है। मैं आपको उसको प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, बट ऑल दोज आर वी कैन से द पार्ट ऑफ द बिज़नेस। एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि एक प्रोडक्ट बनने से लेके मार्केट में आने तक बहुत अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है, अलग अलग स्टेप से गुजरता है, उसमें बहुत सारे हर्डल्स भी होते हैं। तो किस तरीके से कॉमर्स का जो सेकंड पार्ट है या कॉमर्स के मीनिंग में हमने आपसे जो कहा कि एड्स टू ट्रेड है, वो किस तरीके से बिजनेस को हेल्प करता है, ये ट्रेड को हेल्प करता है। ट्रेड मतलब परचेजिंग एंड सेलिंग या बाइंग एंड सेलिंग। ओके, नाउ कौन सी डिफ़िकल्टीज़ होती है स्टूडेंट एक बिज़नेस के अंदर। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है, अगर आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिज़नेस स्टार्ट करना है भाई हमें, तो सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होगी, पैसों की, है ना। ज़रूरी तो नहीं है कि आपने एक अच्छा आइडिया सोचा और आपके पास उतने पैसे मौजूद हों, तो ये एक तो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है ना। पैसे नहीं होंगे, आइडिया बहुत अच्छा है, तो बिज़नेस कैसे करेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उस जो प्रॉब्लम है उसके सल्यूशन के लिए हमारे पास क्या मौजूद है, बैंक्स, है ना। उसका सल्यूशन क्या मिल गया हमको, बैंक्स मिल गया। बैंक क्या करती है, बिज़नेस की जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ होती है ना स्टूडेंट, उसको जो है सॉल्व करने में मदद देती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में
से बैंकिंग इज़ अ काइंड ऑफ अ सर्विस ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन, सर्विस प्रोवाइड्स करते हैं वो, हमको पैसों की मदद करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हम डीप में बाद में जब पर्टिकुलर चैप्टर पे जाएंगे तब देखेंगे कि वो किस तरीके से बैंकिंग जो है हमको हेल्प करती है, कौन से फंक्शंस होते हैं जो बैंक के ज़रिए हम लोग उसको यूज़ आउट करते हैं। ठीक है, अच्छा द नेक्स्ट वन इज़ इंश्योरेंस। आपने सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस, LIC, है ना, बहुत सारे जो है इंश्योरेंस कंपनीज़ है। अब इंश्योरेंस मतलब क्या? इंश्योरेंस कुछ नहीं होता है स्टूडेंट, इट इज़ काइंड ऑफ अ ये इट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग विच प्रिवेंट टू द बिजनेस फॉर अ ह्यूज लॉस एंड अनसर्टेन कंडीशंस। मतलब इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इंश्योरेंस करने से क्या फ़ायदा होता है? स्टूडेंट, इंश्योरेंस जो है बिज़नेस में आने वाले ख़तरात, जो जोखिम होता है, बिज़नेस इट्स ऑल अबाउट जोखिम, है ना। लाखों करोड़ों का प्रोडक्शन किया और गोडाउन में आग लग गई। आजकल आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से जो है अब 2-3 दिन पहले न्यूज़ में आया कि किस तरीके से जो लेबनान है वहाँ पर किस तरीके से एक फायर की वजह से वहाँ पे पूरा जो उनका गोडाउन था उसमें आग लग गई। तो आप सोचो वो उतने बड़े जो वेयर हाउस में इतने बड़े गोडाउन में करोड़ों का प्रोडक्ट रखा होगा, है ना। अब सोचो इस तरीके से आग लगने से कितने लाखों करोड़ों का मिलियंस बिलियंस का नुकसान हुआ होगा उस बिजनेसमैन को, है ना। उसके अलावा नेचुरल कलामिटीज़ आती है, नेचुरल कलामिटीज़ जैसे बाढ़ आ गई, है ना, फ्लड आ गए, ड्रॉट आ गए, सूखा पड़ गया, कहत हो गई, जलजला आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ऐसे बहुत सारे, बहुत हैवी रेन से भी आपने देखा होगा पानी वानी भर जाता है। हम लोग आजकल बहुत अपडेटेड रहते हैं ड्यू टू द टेक्नोलॉजी, ड्यू टू द कम्युनिकेशन। हम लोगों को पल पल की खबर मिलती है कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि अभी 2-3 दिन पहले जो बहुत ज़्यादा हैवी रेन थी तो किससे लोगों के घरों में पानी भर गया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बिजनेस में भी तो होती है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हर बार अगर बिजनेसमैन को होगी तो वो तो बिज़नेस करने के लायक ही नहीं बचेगा और हम लोगों को कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होगा। तो इस तरीके के अनसर्टेन सिचुएशन और इस तरीके के रिस्क को कम करने के लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है कि अगर इस तरीके से कोई रिस्क हो गया कि कोई ऐसी चीज़ें हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जितना भी नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई करने या एक तरीके से थोड़ा उसको कम कर देती है, वो जो भी नुकसान हुआ है उसको रिड्यूस कर देती है। नेक्स्ट डिफ़िकल्टीज़ क्या आती है? ट्रांसपोर्टेशन। बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है ना, लेकिन अपने एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन क्या हेल्प करता है स्टूडेंट? ट्रांसपोर्टेशन इज़ नथिंग, लेकिन वो लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करने में मदद करता है ना। वी आर ट्रैवलिंग विद द हेल्प ऑफ और विद द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए, जैसे अभी हम लोग मुमरा में रहते हैं तो हम थाना जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कहीं भी जा सकते हैं। आज तो आप ट्रांसपोर्टेशन देखो, हम लोग कहीं भी दुनिया में किसी भी हिस्से में जा सकते विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे या जब उस ज़माने में बैलगाड़ी थी या जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था, घोड़ों का, ऊँट का, हाथी का, तो हमारा जो ट्रैवलिंग का जो या हमारे जो सफ़र थे वो क्या थे, सिर्फ हमारे एक रीजन या एक लोकेलिटी या एक स्टेट या हमारे नेशनल लेवल तक के ही महदूद थे। इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती थी। लेकिन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अब आप बोलोगे बिज़नेस में कैसे हेल्प करता है, तो बिज़नेस में इसलिए हेल्प करता है कि बिज़नेस को नए नए मार्केट्स मिलते हैं, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत अच्छा कुछ प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, आपने बहुत अच्छा साबुन बनाया या शैम्पू बनाया, ठीक है, लेकिन आप उसको कहाँ सेल आउट कर रहे हो? सिर्फ अपनी लोकेलिटी में। लेकिन बिज़नेस का एक मोटिव होता है स्टूडेंट, टू अर्न प्रॉफिट एंड टू मेक मनी। तो किस तरीके से मनी अर्न करोगे, किस तरीके से प्रॉफिट गेन करोगे? जब आपके बहुत ज़्यादा नई नई मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, करेक्ट। तो वो मार्केट अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? जब आप दूसरे लोकेलिटी में अपने सामान को बेचोगे, वहाँ के लोगों को समझ में आएगा कि ऐसी चीज़ें भी मार्केट में अवेलेबल है। तो वो डिफ़िकल्टी है ना कि यहाँ से वहाँ तक हम जाएँ कैसे, हमारा प्रोडक्ट वहाँ दूसरे मार्केट तक पहुँचे कैसे। तो इस डिफ़िकल्टीज़ को किसने हेल्प आउट किया है? ट्रांसपोर्टेशंस ने, है ना। आज तो बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन है जो हमारे प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जा सकते हैं। मतलब आज हमारा जो बिज़नेस है वो लोकल टू रीजनल, रीजनल टू स्टेट, स्टेट टू नेशनल, नेशनल टू इंटरनेशनल लेवल तक का पहुंच गया है। हैव यू गॉट दैट? ओके, नाउ देयर आर मेनी काइंड ऑफ many means of transportation. When we are going to actually on the particular chapter, we will see which kind of transportation and how they help us to enhance the capacity of a business or to earn profit and to make money. Okay, the next one is warehouse. Warehouses, गोडाउन जिसे कहते हैं, है ना। गोडाउन क्या काम करते हैं? अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो बिज़नेसेस या प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, एक ही जगह पे सारी चीज़ों की प्रोडक्शन नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम चाय पत्ती की बात कर लें, हम मुंबई में चाय पत्ती उगा सकते हैं क्या?
मुमरा में उगा सकते हैं क्या? नहीं ना। क्यों नहीं उगा सकते? क्योंकि उसके लिए जो नेचुरल जिस तरीके की लैंड चाहिए या जो भी क्लाइमेट चाहिए या जो भी जिस तरीके से भी उसके नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, वो कहाँ पे उसको कंफर्टेबल मिलते हैं? आसाम में मिलते हैं। आपने देखा होगा कैसे पहाड़ों के जैसा बना होता है और वहाँ पे चाय के बागात होते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? हमको चाय पीना है तो हम लोग बार बार आसाम जाएंगे क्या? नहीं ना। अगर हमारी चाय की पत्ती ख़त्म हो गई तो हम लोग आसाम जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। ठीक है। या फिर हम जाके दुकान वाले को बोलेंगे चाय की पत्ती ख़त्म हो गई, तो वो क्या करता है? वो बोलेगा हाँ मेरे को पहले से ऑर्डर दे दो, मैं अगले हफ्ते आसाम जाऊँगा तो आपकी चाय पत्ती ले आऊँगा। दिस इज़ पॉसिबल स्टूडेंट? नहीं। तो वेयर हाउसेस क्या काम करते हैं? वेयर हाउसेस जो होते हैं ये कमर्शियल बिल्डिंग होती है। वो क्या करते हैं? कहीं के भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं या जो भी गुड्स होते हैं उनको स्टोर करके रखने का काम करते हैं, ताकि प्लेस यूटिलिटी मिले और टाइम यूटिलिटी मिले। अब ये प्लेस यूटिलिटी का क्या मतलब है? मैंने अभी आपसे कहा ना, हमारी चाय पत्ती ख़त्म होगी तो क्या हम आसाम जाएंगे क्या? मतलब हम मुंबई में बैठे बैठे आसाम की चाय पत्ती यूज़ कर रहे हैं। अगर एप्पल की बात करें, हम यहाँ पे बैठे बैठे कश्मीर के सेब या वो वॉलनट जिसे कहते हैं अखरोट, हम वो यूज़ कर रहे हैं, है ना। अब बनारस की जो साड़ी है वो लाने के लिए बनारस तो नहीं जाएंगे, लखनऊ का जो कुर्ता है वो लेने के लिए लखनऊ तो नहीं जाएंगे, है ना। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स है, जो सप्लायर्स होते हैं वो एक ही बार में बल्क में उठाकर जो है लेकर आते हैं और उसको वेयर हाउस, उसको जो गोडाउन होते हैं वहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, और जब भी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो उनको क्या कर देते हैं? अवेलेबल करवा देते हैं। तो वेयर हाउसेस क्या करते हैं? टाइम और प्लेस यूटिलिटी, वक्त भी बचता है ना, एक ही बार गए सारा कुछ लेकर आ गए और उसको स्टोर करके रख लिया। तो प्लेस और टाइम यूटिलिटी का बेस्ट जो हम कह सकते हैं कि बेस्ट वे में हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ वेयर हाउसेज या गोडाउन। ठीक है। तो गोडाउन भी एक तरीके के गोडाउन नहीं है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के गोडाउन है। वो किस तरीके से हेल्प करते हैं, किस तरीके से अपना फंक्शंस करते हैं, वो सारी बातें जो है हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे। ओके। द नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन स्टूडेंट? कम्युनिकेशन बातचीत करना होता है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर हम अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो देर आर लॉट्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो अभी हमने आपको नहीं देखा है और आपने भी हमको नहीं देखा है, लेकिन आप मेरा वीडियो जो है वो आप देखोगे और इससे जाहिर सी बात है आप फ़ायदा हासिल करोगे। ठीक है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? जस्ट ड्यू टू कम्युनिकेशन, है ना। हम कम्युनिकेशन के गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, इन सारी चीज़ों की वजह से हम आपसे जुड़ रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो कम्युनिकेशन है इट एक्चुअली हेल्प लॉट्स ऑफ जो मार्केट एरियाज़ हैं या जो लॉट्स ऑफ पीपल या कस्टमर है वहाँ तक का एक बिजनेसमैन को अपनी बात पहुँचाने में मदद देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर डव वाले ने क्या निकाला है, शैम्पू और साबुन, है ना। डव वाला कोई फूड प्रोडक्ट निकाल रहा है, हमको कैसे पता चलेगा? ड्यू टू एडवर्टीजमेंट हमको पता चलेगा ना कि डव वाले ने कैडबरी भी निकाला है। नहीं, वो निकालेगा नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है। या कैडबरी वाले ने, जो कैडबरी है उसने कोई नया फ्लेवर निकाला है, हमको कैसे पता चलेगा? वो आगे हमको घर पे बता के जाएगा? नहीं। लेकिन ड्यू टू एडवर्टीजमेंट हमको क्या होगा? पता चलेगा जहाँ भी हो। अच्छा, कम्युनिकेशन के भी बहुत सारे ज़रिए हैं, सिर्फ टीवी नहीं है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है ना। आजकल तो इंटरनेट है। अगर हम लोग इंटरनेट पे कुछ देखते हैं, यूट्यूब पे भी कुछ देखते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे एड्स आते हैं, है ना। तो ये क्या है? इट इज़ नथिंग बट द कम्युनिकेशन। और विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन एक बिजनेसमैन जो है अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक लोगों को इंट्रोड्यूस करा सकता है। मतलब कम्युनिकेशन के जो सारे प्रोसेस हैं, जो भी सारी बातें इन्वॉल्व है, वो एक बिजनेसमैन को किस तरीके से हेल्प करती है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सके और बता सके कि भाई मैंने ऐसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया है, और लोगों को भी पता चल सके कि हाँ ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे कॉमर्स का देखो, एक वर्ड था कॉमर्स जो आपकी स्ट्रीम है, उसका मतलब, उस एक पर्टिकुलर वर्ड का मतलब मैंने बताया है। अभी तो चैप्टर्स भी नहीं हुए, हमारे चैप्टर्स बाकी हैं, लेकिन आपको मैंने जितना भी समझाया है आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे जो चैप्टर्स हैं वो रिलेटेड टू कॉमर्स ही है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो सब्जेक्ट है वो किससे रिलेट करता है? स्ट्रीम से, और जो चैप्टर्स है वो किससे रिलेट कर रहे हैं? सब्जेक्ट से। अच्छा, ये तो आधा पार्ट हो गया या थोड़ा हिस्सा हो गया जो भी OCM का है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ मैनेजमेंट। एक्चुअली एज पर द न्यू सिलेबस जो मैनेजमेंट का पार्ट है वो पहले रखा गया है और जो कॉमर्स का पार्ट है वो बाद में रखा गया है। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा मैनेजमेंट का मतलब देख लेते हैं कि एक्चुअली मैनेजमेंट है क्या। स्टूडेंट, आप यहाँ पर एक चार्ट देख रहे होंगे, मैंने लिखा है मैनेजमेंट, उसके नीचे लिखा है इट्स नथिंग बट, मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। ओके। और नीचे एक मीनिंग लिखा है मैंने,
गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इन एफिशिएंट वे। मैनेजमेंट क्या है स्टूडेंट? मैनेजमेंट का वर्ड हमने सुना है, हम आते जाते सुनते हैं। इट इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, एक्सेप्टेबल बाय ऑल द पीपल, ऑल द बिजनेस, इवन हमारे अपनी पर्सनल लाइफ में भी मैनेजमेंट्स होते हैं स्टूडेंट, राइट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो आपके स्कूल कॉलेजेस बंद है, लेकिन अगर एक न्यूज़ आती है कि भाई परसों से या 2-4 दिन बाद से या एक नेक्स्ट वीक से जो है हमारे कॉलेजेस स्कूल्स खुलेंगे, तो जाहिर सी बात है हम अपने स्कूल कॉलेज के जाने के लिए मैनेजमेंट करेंगे ना, कि हाँ नहीं चलो ठीक है कल देखा जाएगा, कल पहले उठने तो फिर सोचेंगे स्कूल जाना है या नहीं जाना है, कॉलेज जाना है या नहीं जाना है। नहीं, ऐसा नहीं है ना। हमारी पर्सनल लाइफ में भी मैनेजमेंट होते हैं स्टूडेंट। छोटी छोटी बातों पे हम मैनेज, इवन हमारे घर में हम कितनी सारी चीज़ें मैनेज करके चलते हैं। लेकिन अगर हम बिज़नेस मैनेजमेंट की बात करें तो बिज़नेस जो है ना स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा है ना, प्रोडक्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन है। और वो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, मतलब एक चीज़ बनती कैसे है और वो बिकने तक के जितने भी सफ़र होते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो बिज़नेस हमेशा लॉस करेगा, कभी भी फ़ायदा नहीं होगा बिज़नेस के अंदर, करेक्ट। तो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कौन से तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, वो आपको OCM चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने चीज़ें लिखी हैं। मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। अच्छा, ये कुछ स्टेप्स है, ये कुछ फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, ये कुछ फंक्शंस है, ये कुछ काम है मैनेजमेंट के, जिसकी हेल्प से क्या हो सकता है, एक बिज़नेस एफिशिएंट तरीके से वर्कआउट कर सकता है, लॉसेस कम हो सकते हैं, है ना। और जो है बिज़नेस को एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है अपने आप को प्रूव करने के लिए, करेक्ट। अगर हम बात करें सॉरी, what we are discussing about, these all are the functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing, controlling, coordinating and controlling। वन बाय वन हम आते हैं स्टूडेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहले जो है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ये सारे जो फंक्शंस है ये क्या काम करते हैं। जैसे अभी आपको पता है हमारा फेब और मार्च में जो है बोर्ड एग्ज़ाम होता है ना। तो आप लोग क्या करते हो, पूरे साल प्लान करके चलते हो ना कि हमको कौन से मंथ में कितने चैप्टर्स पढ़ के ख़त्म करने। इवन इंस्टीट्यूशंस, वी आर द टीचर्स, वी एक्चुअली प्लान के बच्चों का पोर्शन कभी ख़त्म करना चाहिए, कौन से मंथ में कौन से डेट पे कितने चैप्टर्स होने चाहिए। तो ये सारी बातें किस में इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है। यहाँ पे सबसे पहला इसका जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन आता है दैट इज़ प्लानिंग। प्लान करना, टू प्लान, टू फोरकास्ट, है ना। फोरकास्ट करना मतलब क्या, फ्यूचर में हम किसी पर्टिकुलर काम को कैसे करेंगे उसके बारे में पहले से डिसाइड कर लेना, उसको क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। दिस इज़ वन काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अहम हिस्सा है। ये नहीं प्रॉपर होगा तो आगे के सारे काम ख़राब होंगे। प्रॉपर प्लान नहीं किया तो आगे की जो भी चीज़ें हैं वो बेहतर या अच्छी होने वाली नहीं है और वो रिज़ल्ट उस तरीके से आने वाला नहीं है। अच्छा, अभी आप बोलोगे ये सारी चीज़ें अप्लाई किस पर होती है। सो स्टूडेंट, बिज़नेस करने के लिए हमको बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है ना। ऐसे ही तो बिज़नेस नहीं हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी, पैसों की ज़रूरत होगी, है ना। कौन सा प्रोडक्ट कितने दिन में कब बनना चाहिए, कब बेचना है, किस तरीके से बनाएंगे, कितने दिनों में उसका प्रोडक्शन करेंगे तो हम उसको मार्केट में भेज पाएंगे, कितने लोग रिक्वायर्ड होंगे, करेक्ट है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी में बहुत सारा प्रोडक्शन करने के लिए सिर्फ एक ही इंसान को तो नहीं खड़ा कर सकते ना कि भाई ये तू कर इतने इतने दिनों में, नहीं। कौन करेगा, कौन बेस्ट तरीके से उस चीज़ को कम आउट एक अच्छा उसका रिजल्ट लेकर आएगा, ये सारी बातें प्लानिंग में इन्वॉल्व होती हैं। तो प्लानिंग इज़ नथिंग बट टू फोरकास्ट करना, या आगे फ्यूचर के लिए सोचना कि किस तरीके से कौन सा काम किया जाएगा। सारे रिसोर्सेज मैन मेड हो या नेचुरल हो, किस तरीके से उसका एफिशिएंट यूज़ किया जाए ताकि उसका वेस्टेज ना हो। एट द टाइम ऑफ प्लानिंग जो मैनेजर होता है, जो मैनेजमेंट कर रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, बहुत सारे डिसीजंस लेता है, बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शंस तलाश करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एट दैट टाइम ये ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, है ना। तो ये सारी जो बातें हैं, सारे जो डिसीजंस है, सारे जो फैसले हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना टाइम लगेगा, ये सारी बातें कहाँ पे डिसाइड होती है, कौन से स्टेज पर प्लानिंग के। एक बार एक अच्छी प्लानिंग हो गई, एक वर्ड है स्टूडेंट, एक सेंटेंस कहा जाता है, अ गुड प्लान इज़ अ हाफ डन। मतलब अगर एक अच्छा प्लान है तो वहाँ पर आपका आधा काम ख़त्म हो गया इन द सेंस काम ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हाँ आपने एक अच्छा फोरकास्ट किया है तो जाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू दैट आप उस पर अमल करोगे और आपका काम बेहतर से बेहतर होगा। सो अ गुड प्लान इज़ अ
हाफ डन और अ गुड प्लानिंग इज़ अ हाफ डन। ठीक है, अच्छी प्लानिंग हो गई, अब प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें तय हुई है, जो जो चीज़ें डिसाइड हुई है उसको कलेक्ट भी तो करना है। तो वो कैसे कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करना जब स्टार्ट करेंगे, सारी चीज़ों को जमा करना शुरू करेंगे तो उसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक बर्थडे पार्टी प्लान की या एक मैरिज प्लान किया, है ना। तो अब मैरिज प्लान किया है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, कपड़े होते हैं, फूड होते हैं, शॉपिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। जब आपकी प्लानिंग ख़त्म होगी तो एक्चुअली आप क्या करोगे, उसके ऊपर अमल करना शुरू करोगे ना नेक्स्ट डे से, जो जो आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखी हैं, है ना। अब जैसे अगर हम एजुकेशन की बात करें, एग्ज़ाम की बात करें, तो आपको पता होगा मार्च में फेब में हमारा एग्ज़ाम है, तो हम कितने दिनों में कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, है ना, कितने दिन हमको लगेंगे एक सब्जेक्ट ख़त्म होने के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो प्लान होती है, लेकिन वो खाली प्लान नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, वो एक्चुअली में हमको उसको क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। तो वो एप्लीकेशन या वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, ठीक है, एक जगह पर लेकर आना ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। उसके बाद में आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब क्या स्टूडेंट, जिसको जो काम प्रॉपर तरीके से आता है उसको वो काम देना, है ना। अगर आपने ऐसे शख्स को, आपने एक ऐसे पर्सन को सिलेक्ट कर लिया जिसको वो काम ही नहीं आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर में कुछ करना है, अब वो जिसको आपने सिलेक्ट किया है उस शख्स को कंप्यूटर यूज़ ही नहीं करना आता है, तो वो काम प्रॉपर होगा क्या। और अगर उसको कंप्यूटर पहले कहेंगे हम सीख कर आए या हम उसको सिखाने के लिए बैठेंगे, तो आप सोचो कितना वेस्ट ऑफ टाइम होगा, है ना, वेस्ट ऑफ मनी होगा। तो इस तरीके से जो सही शख्स है या सही इंसान है या सही जो पर्सन है, उसको अकॉर्डिंग टू दैट उसको काम अलॉट करना स्टाफिंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्शन देना, है ना, एक प्रॉपर डायरेक्शन देना, एक गाइडलाइन देना, एक गाइडेंस देना कि कैसे, कौन सा, कब, कहाँ, कितना काम करना है, वो डायरेक्टिंग कहलाता है। उसके बाद में एक पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेट करना मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तालमेल बना के चलना, तालमेल बनाना या सिंक्रोनाइजेशन करना। अभी मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट, एक बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, बहुत सारी चीज़ें। और दूसरी बात, वहाँ पर जो काम करते हैं ना एम्प्लॉयज़, वो भी अलग अलग कल्चर से, अलग अलग हम कह सकते हैं कि अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से लोग आते हैं। ठीक है, तो उन सबको एक साथ करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि खाली प्रोडक्शन का काम हो रहा है बाकी का कोई काम नहीं हो रहा है तो बिज़नेस तरक्की करेगा, नहीं। जितने भी काम हो रहे हैं वो सब उसके ऊपर इक्वल ध्यान देना है, सबको इक्वालिटी से लेके चलना है, और एक काम दूसरे काम पर डिपेंड है। जाहिर सी बात है, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो पैकिंग होगी क्या, पैकिंग नहीं होगी तो सेल्स होगा क्या, है ना, नहीं ना। तो सेल्स नहीं होगा तो फाइनेंस का कुछ करेंगे क्या, नहीं। तो देखो किस तरीके से काम एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो किस तरीके से प्रॉपर तालमेल बनाना है, कैसे एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिल के काम करना है, किस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन को उनको मेंटेन रखना है ना, ये सारी बातें कोऑर्डिनेशन में आती है। उसके बाद में आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब क्या स्टूडेंट, कंट्रोलिंग का मतलब मैं जब भी बच्चों से पूछती हूँ तो वो कहते हैं किसी चीज़ को कंट्रोल करना, है ना, काबू करना, डांट डपट के पीट के नहीं। यहाँ पर ये वो वाला कंट्रोल नहीं है, ठीक है, ये वो वाला कंट्रोल है। हाँ ठीक है, कंट्रोल तो उनको करना ही है, जैसे उनके खर्चों पर, बाकी रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, ये देखना है। यहाँ पर एक्चुअली कंट्रोलिंग का मीनिंग है कि आपने जो प्लान किया था और जो आप काम कर रहे हो वो अकॉर्डिंग टू प्लान जा भी रहा है या नहीं, ये चेकआउट करना कंट्रोलिंग कहलाता है। ठीक है, कि आपने जो एक्चुअली प्लान किया था वो, और एक्चुअली जो आप काम कर रहे हो अकॉर्डिंग टू दैट वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, और उन प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड आउट करना। ओके, सो ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। एक्चुअली ये मैनेजमेंट का मीनिंग भी है। उसके बाद में मैंने एक और मीनिंग लिखा है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इन एफिशिएंट वे। दूसरों से बासलाहियत तरीके से, एफिशिएंट तरीके से, महारत से काम करवा के लेना मैनेजमेंट कहलाता है। मैंने अभी आपसे कहा ना, अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी है, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड है ना, यंग होंगे, मिडिल एज होंगे, बूढ़े होंगे, सबका अपना एक्सपीरियंस अलग होगा, सबने अलग अलग तरीके से काम सीखा होगा। तो उन सारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, मतलब एक कंपनी में, और उनसे एफिशिएंट तरीके से काम करवा के लेना क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। ओके, सो स्टूडेंट, हमने आज आपको कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है OCM एंड OCM का जो मीनिंग है और किस तरीके से उसका मीनिंग जो है उसके चैप्टर से रिलेट करता है, या उसके चैप्टर किस तरीके से सब्जेक्ट के नाम पर एलोकेट किए गए हैं, ये हमने देखा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई लेक्चर। थैंक यू सो मच।